गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के द्वारा अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया गया? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, कानून न्याय मंत्रालय द्वारा, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके बारे में देखें तो हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, जनरली जन केयर पे इस मंत्रालय पे दिमाग नहीं जाएगा, इसलिए इसको एकदम स्कैन कर लो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ही जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का कुछ उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या है कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में 75 स्टार्टअप नवाचारों की पहचान करना। किसकी? 75 स्टार्टअप नवाचार विचार होते हैं, ठीक है, नए विचार, नए आइडियाज़ के पहचान करना। देखिए, टेलीमेडिसिन क्या होता है? टेलीमेडिसिन जैसे कि जो भी कुछ जो संचार का माध्यम है, किसी भी तरह का जो संचार का माध्यम है, जैसे फ़ोन हो गया, वीडियो कॉल हो गया, जितने भी कम्युनिकेशंस के जो माध्यम है, उनके थ्रू अगर आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं, डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज करवाते हैं टेलीफोन के, वीडियो कॉल से, तो उसी को क्या कहा जाता है? टेलीमेडिसिन। तो इसी तरह डिजिटल हेल्थ हो गया, बिग डेटा हो गया, आर्टिफिशियल, इन सारी चीज़ों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना, स्टार्टअप के नवाचार की पहचान करना। फ्रेंड, स्टार्टअप क्या होता है? जनरली लोग स्टार्टअप को बिजनेस से जोड़ देते हैं, लेकिन देखिए ये दोनों बहुत अलग है। हमने क्या बताया? स्टार्टअप एक तरीके से विचार है, सरल शब्दों में कहें तो किसी भी काम को नए ढंग से शुरू करने का तरीका है। कोई भी काम लोग कर रहे हैं, किसी भी नए काम को कर रहे हो, लेकिन उस नए काम को नए ढंग से करने का तरीका क्या है? स्टार्टअप है। देखिए, बिजनेस जब आप करते हो ना, बिजनेस करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, कुछ पूंजी की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कि लाख करोड़ रुपए, जो भी इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब स्टार्टअप होता है ना फ्रेंड, चूंकि स्टार्टअप क्या है? आइडिया है, विचार है, एक ऐसा विचार, एक ऐसा आइडिया, एक अच्छा आइडियाज़ होना चाहिए, आपके पास विचार होना चाहिए, आप स्टार्टअप स्टार्ट कर दो। तो ऐसा आइडिया, ऐसा विचार जब वो किसी सिस्टम के साथ जुड़ जाए, ठीक है, जब वो किसी सिस्टम के साथ जुड़ जाए तो रातों रात क्या करे? किसी सिस्टम के साथ जुड़कर रातों रात क्रांतिकारी बदलाव ला दे, जिसका असर लाखों करोड़ों की ज़िंदगी पर पड़ता हो, ठीक है, जिसका प्रभाव क्या है? लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। कौन सा? इस आइडिया का, उस विचार का। जैसा कि आपने देखा पेंडेमिक के दौरान फ्रेंड, टेलीमेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार को अपनी कमियों के बारे में, हेल्थ सेक्टर से जुड़ी क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, वो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई। इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है ऐसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दे रही है, स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, नए विचारों को बढ़ावा दे रही है, ताकि ऐसी चुनौतियों से निपटा जा सके, ठीक है। इसके बारे में देखें तो इस तरह देखा जाए तो स्टार्टअप के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं, स्टार्टअप के लिए आपको आइडियाज़ की आवश्यकता है, इनोवेशन की आवश्यकता है, विचारों की आवश्यकता है। फ्रेंड, स्टार्टअप ऐसी चीज़ है जिसने लोगों की ज़िंदगियों को बहुत व्यापक तरीके से बदला। आज आप घर बैठे शॉपिंग कर लेते हो, ठीक है, मंत्रा से, अमेजोन से, ये क्या है? स्टार्टअप ही तो। आज घर बैठे फूड ऑर्डर कर लेते हो, ये जो आप फूड ऑर्डर करते हो जोमेटो, ये क्या है? स्टार्टअप है। आज घर बैठे ही आप कहीं पे भी पे कर देते हो पेटीएम के माध्यम से, ये सब क्या है? ये स्टार्टअप्स हैं। आज घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ें जो हो जा रही हैं, क्या इनोवेशन। आप घर बैठे हो, आप किसी भी कैब को बुला लेते हो, ओला कैब को, ये सब क्या है? स्टार्टअप है। और स्टार्टअप ने हर व्यक्ति की ज़िंदगी को, हर एक पहलू को टच किया है। इससे स्टार्टअप आज की डेट में बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका व्यापक विस्तार है, और सरकार लगातार इस सब चीज़ों पर वर्क कर रही है स्टार्टअप के माध्यम से, ठीक है। तो ये युवा स्टार्टअप जो है, यह युवा स्टार्टअप उद्यमियों को भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव विचारों, समाधानों की खोज करने में मदद करेगा। तो ये क्या करेगा? जो युवा स्टार्टअप और जो उद्यमियों को क्या, जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां हैं, वैसे ही बहुत सारी चुनौतियां खुल करके सामने आई हैं, और इन सारी चुनौतियां तो है। देखिए, चुनौती होना अच्छी बात, होनी भी चाहिए, चुनौती होनी चाहिए, कमी भी होनी चाहिए, लेकिन कमी के साथ साथ उसका समाधान भी होना चाहिए। तो इन सारी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार क्या है? नए विचारों को खोज रही है, जिसके लिए उसने 75 स्टार्टअप का चुनाव किया है, पहचान करने की प्रयास करी। किसके अंतर्गत? जन केयर के अंतर्गत, जो कि जन केयर शीर्षक के अंतर्गत अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम के तहत, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं समय लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको एक एक बिंदु समझ में आनी चाहिए। रटने से ज़्यादा अगर चीज़ों को समझ लोगे, वो बहुत दिनों तक आपके दिमाग में बैठी रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो ये है कि सिगरेट
पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय। करेक्ट आंसर ए, सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देखा जाए तो सीक्रेड जो आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है। फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है इसका देखिए, ये चूंकि इसका फुल फॉर्म भी, लेकिन अगर इंग्लिश में इसको बोलें तो जो आपका सीक्रेड का मतलब हो जाता है पवित्र। ठीक है, पवित्र, पूज्य, जो हमारे लिए पूजनीय, हमारे घर के वरिष्ठ लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग, वो क्या हमारे लिए पूजनीय होते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो देखा जाए इसके बारे में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, वृद्धजन दिवस जो कि कब था, 1 अक्टूबर पे था, के अवसर पर सीक्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा? सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय, न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल उन वरिष्ठ नागरिकों को मंच प्रदान करेगा जो रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। तो फ्रेंड, एक तरीके से ये जो पोर्टल है उसमें इस पोर्टल पे जो 60 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं, जो उम्र के लोग हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, वो 1 अक्टूबर से इस पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि उन्हें रोजगार संबंधी जो कुछ भी सहायता है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का पंजीकरण करा सकते हैं और रोजगार तथा कार्य के अवसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि एक तरीके से ये क्या दिख रहा है, एक तरीके से ये रोजगार पोर्टल जैसा हमें दिख रहा है, तो रोजगार पोर्टल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत में जो वरिष्ठ नागरिकों की आबादी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, बहुत तेजी से वृद्धि कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि सरकार, देखिए वृद्धजन होते हैं ना, जैसे जब इंसान बुजुर्ग होने लगता है ना, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, ना सिर्फ स्वयं की चुनौती फ्रेंड, उनको सामाजिक चुनौतियां आने लगती है, उनको डिप्राइव्ड महसूस करने लगते हैं, उनके पास आर्थिक तंगी आने लगती है, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो गवर्नमेंट जो है ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहती है, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने का प्रयास कर रही है जो इन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को अधिक समग्र रूप से पूरा कर सके। ठीक है, उनकी जो जो आवश्यकताएं हैं उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, जिसके क्रम में आपका ये पोर्टल है। ठीक है, सीक्रेट पोर्टल है। और इसके बारे में बात करें फ्रेंड, तो एक देखिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। देखिए ये सब मेंस में जो है ना, आप मेंस जो लोग लिखेंगे यूपीपीसीएस, भगवान आप लोग का जल्दी से अच्छा सा रिजल्ट है, पीटी क्वालिफाई करो और मेंस लिखो, तो ये सब चीज़ों में आप लगा सकते हो कि ये रिपोर्ट के बारे में, कि लैसी नामक एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक 319 मिलियन से अधिक जो है वरिष्ठ नागरिक होंगे। सोच लीजिए कितनी बड़ी, बहुत बड़ी संख्या है। और वरिष्ठ नागरिक होंगे तो वरिष्ठ नागरिकों के सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी, और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार देखिए अभी से प्रयास कर रही है। और वर्तमान में देखिए ये संख्या कितनी, वरिष्ठ नागरिकों की 120 मिलियन जो है संख्या है। फ्रेंड, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही बात किया था क्या, एल्डर लाइन के बारे में। ठीक है, एल्डर लाइन क्या था बताइए। एल्डर लाइन जो था वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन है। क्या नंबर था फ्रेंड, इसके हम लोगों ने नंबर भी पढ़ा था ना, नंबर क्या था 14567। ठीक है, ये एल्डर हेल्पलाइन था। दूसरा देखिए फ्रेंड, एक सेज करके, ध्यान रखिएगा सेज, ये सब लिख लो। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस पूछ सकता है, हो सकता है कि लगातार इस तरह के सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, उसके लिए मुझे अभी से माफ़ करो, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। सेज है, सेज जैसा कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, सीनियर केयर लिख लीजिए, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इसका फुल फॉर्म है। और ये एक तरीके से ये भी स्टार्टअप है, इसके थ्रू एक तरीके से ये वन स्टॉप एक्सेस होगा। इसके भी थ्रू क्या करेगी गवर्नमेंट जो है, वो जो विश्वसनीय स्टार्टअप है, उन विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से देखिए वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में जो उपयोगी उत्पाद और सेवाओं को प्रदान करने वाला ये क्या है, उपयोगी जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन सब प्रदान करने के लिए ये वन स्टॉप सेंटर होगा, एक्सेस होगा। तो ये भी क्या है, एक तरीके से स्टार्टअप के माध्यम से क्या किया जाएगा, सेज के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करेगी कि जितने भी ये वरिष्ठ नागरिकों को जो आवश्यकताएं हैं, जो उनके लिए उपयोगी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी उपयोगी सेवाएं हैं, किसके माध्यम से, जो आपके विश्वसनीय स्टार्टअप है उनके द्वारा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। ठीक है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए वर्ष 2021 से लेकर के, ठीक है 2030 जो दशक है, ये दशक यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दशक को 2021 से लेकर के 2030 वाले दशक को, यानी कि इस दशक को स्वस्थ
वृद्धावस्था दशक जो है वो घोषित किया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पॉसिबिलिटी है बनने का, ठीक है। ये सारे जो बार बार हम लोगों ने वरिष्ठ जन के बारे से संबंधित जितने भी सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न स्वाभाविक है बनना, क्योंकि लगातार ये चर्चा में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2021 से 2030 जो का दशक क्या है, वो है आपका स्वस्थ वृद्धावस्था दशक है। सेस के बारे में हम लोगों ने देखा, एल्डर लाइन के बारे में हम लोगों ने देखा, सिगरेट पोर्टल के बारे में देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि किस आयोग के द्वारा राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी किया गया है। डायरेक्ट देख लेते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। योजना आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, स्वास्थ्य आयोग के द्वारा, WHO के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी, नीति आयोग के द्वारा राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके बारे में देखें तो नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था, भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्था, यूनिसेफ और आर्थिक विकास संस्थान के संयुक्त प्रयास से 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल लॉन्च किया है, ठीक है। किसके किसके लिए? 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। किसके किसके संयुक्त प्रयास से हुआ है? नीति आयोग ने, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था, भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और यूनिसेफ और आर्थिक विकास संस्थान के सहयोग से किया है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो स्टेट न्यूट्रिशन रिपोर्ट प्रोफाइल जो प्रोफाइल है, इसमें देखा जाए तो में महत्वपूर्ण डेटा का व्यापक संकलन शामिल है। जितने भी डेटा है उनको व्यापक उनका संकलन किया गया है, जो नीतिगत निर्णय में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जो भी कुछ संबंधित, जो भी स्वास्थ्य संबंधित, जो आपका न्यूट्रिशन से संबंधित जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा सरकार के द्वारा, उस निर्णय में एक तरीके से हेल्प करेगा ये डेटा किसको? निर्णय बनाने में, ठीक है। निर्णय बनाने में जब आपके सामने फ्रेंड आपको पता होगा इस क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में क्या कमी है, इस क्षेत्र में क्या चीज़ें की जा सकती हैं कि उस कमी को दूर किया जा सकता है। तो जब आप किसी चीज़ के शामिल कर दोगे और फिर जब आप निर्णय बनाओगे, देखो अपने रिसोर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए? एक प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है। तो रिसोर्स है आपके पास क्या और आपके पास चुनौतियां क्या हैं, ये सब जब सामने रखोगे तो आप जब निर्णय लोगे तो आपका जो निर्णय होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, उसका प्रभाव काफ़ी दूरगामी होगा, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो यह रिपोर्ट देखा जाए वेस्टिंग, स्टंटिंग, एनीमिया, कम वजन और अधिक वजन और NCD यानी कि डायबिटीज़ और उच्च रक्तचाप जैसे प्रमुख संकेतकों का रुझान विश्लेषण जिलों में प्रदर्शन की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। देखिए ये रिपोर्ट क्या दर्शाता है कि किसी क्षेत्र में जो राज्य है वहाँ पे वेस्टिंग की क्या स्थिति, वेस्टिंग की मतलब हो जाता है कि जैसे हाइट के अकॉर्डिंग जो वजन का होना, ठीक है, कम वजन होना, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वजन नहीं है, वो वेस्टिंग हो गया। स्टंटिंग हो गया फ्रेंड, उम्र की तुलना में देखा जाए छोटा कद का होना, उम्र की तुलना में छोटा जो कम वजन का होना, ये क्या? स्टंटिंग हो गया। एनीमिया फ्रेंड, खून की कमी को, हीमोग्लोबिन कमी जो होता है एनीमिया होता है, काफ़ी ज़्यादा ये भारत में काफ़ी ज़्यादा ये देखा जाए चुनौती वाली चीज़ है। और एक तरीके से कम वजन, अधिक वजन, इन सब के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार किया गया है और इस रिपोर्ट में ही ये भी बताया गया है कि जिलों के प्रदर्शन में क्या क्या परिवर्तन आया है, ये सब इसमें शामिल किया गया है। देखा जाए इस रिपोर्ट में अच्छे जिले और सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिले, सबसे अधिक बोझ वाले जिलों के साथ साथ कवरेज वाले जिलों को पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। तो एक तरीके से ओवरऑल इस रिपोर्ट की बात करें फ्रेंड, तो इस रिपोर्ट में जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, और उनके लिए एक महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है कि क्या क्या उनको ज़रूरत है, क्या क्या उनके यहाँ कमी है, कौन सा राज्य जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कौन सा राज्य खराब प्रदर्शन कर रहा है, जो राज्य खराब प्रदर्शन कर रहा है उनको किन किन आधारों पर सहायता करना चाहिए। तो और इसमें ये भी शामिल किया गया है कि साथ ही उन क्षेत्रों में भी इस रिपोर्ट ने पहचान किया है जहाँ पर राज्य जो है वो सुधार कर सकते हैं, कि जैसे इस क्षेत्र है यहाँ पे राज्य को क्या क्या करना चाहिए, क्या कहाँ किन किन क्षेत्रों में क्या सुधार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में शामिल की गई, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे चले। हाल ही में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के बीच अभ्यास का क्या नाम है? नौसेना अभ्यास था पासेक्स, इमनेक्स, FN इंडेक्स, ठीक है, और फिर ऑसिन इंडेक्स। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है, एक्सरसाइज। यही था नौसेना अभ्यास, इसके बारे में देख ले। तो फ्रेंड अब बाकी देखा पासेक्स के बारे में भी देख लो, यहीं पे देख लो, बाकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो वियतनाम के साथ जो भारत ने नौसेना अभ्यास किया था वो क्या है आपका? पासेक्स हो गया। और यहाँ पे म्यांमार के साथ म्यांमार और भारत ने जो नौसेना अभ्यास किया है आइमनेक्स हो गया। और अफ्रीका के जो 17 देश हैं, अफ्रीका के 17 देशों के साथ जो भारत ने नौसेना अभ्यास किया, जो भारत ने अभ्यास किया वो हो गया आइफेन इंडेक्स, ठीक है।
इसके बारे में देखा जाए, चलिए हम ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो नौसेना अभ्यास के बारे में देख लेते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ओसेनडेक्स नामक द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास, ठीक है, 2 वर्षों पे होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समुद्रिक अभ्यास में भाग लिया। ये द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण था। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं को अंतर संचालन को और मजबूत करेंगे, ठीक है, सर्वोत्तम प्रयासों से लाभ उठाने, समुद्री संचालन के लिए प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ को विकसित करने का अवसर प्रदान करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें समझना नहीं है, मेनली यहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है, आप कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ मिलकर के अभिनव स्टूडियो विकसित किया है, स्थापित किया है। देखिए, नीति आयोग और कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने मिलकर के अभिनव स्टूडियो को स्थापित किया है? इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंटेल के साथ मिलकर के अभिनव स्टूडियो को स्थापित किया है नीति आयोग ने। इसके बारे में देखें तो नीति आयोग, अमेजन वेब सीरीज और बहुराष्ट्रीय कंपनी इंटेल ने मिलकर एक अभिनव स्टूडियो स्थापित किया। देखिए, 3 लोग हैं, नीति आयोग है, अमेजन वेब सीरीज भी है और एक इंटेल है। इन तीनों ने मिलकर के अभिनव स्टूडियो को स्थापित किया है। और इस स्टूडियो को देख लीजिए कहाँ पे किया है, तो ये स्टूडियो जो है नीति आयोग के नई दिल्ली मुख्यालय में स्थापित किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, जो नीति आयोग का जहाँ मुख्यालय है। इसका काम क्या होगा इस स्टूडियो? यह स्टूडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, रोबोटिक्स जैसी प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपयोग बढ़ाने पर ध्यान देगा, ठीक है। तो जो भी मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स की कंपनी, जैसे गवर्नमेंट, उन्हीं को जिनमें गवर्नमेंट का शेयर होता है, या गवर्नमेंट की जो कंपनियां पब्लिक सेक्टर्स होती हैं, ठीक है, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। तो पब्लिक सेक्टर्स जो गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, उन कंपनियों में इंटरनेट को बढ़ावा देना, रोबोटिक जैसी जो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, उपयोग को बढ़ावा देना, यही क्या है? अभिनव स्टूडियो, जिसमें अमेजन वेब सीरीज और इंटेल ने मिलकर के नीति आयोग के साथ मिलकर के स्थापित किया है। नेक्स्ट है, भारत के किस संस्थान ने, यहाँ पे भारत के होना चाहिए था, भारत के किस संस्थान ने कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया? IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT रुड़की। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, IIT हैदराबाद ने कार्निया का पहला विकल्प जो विकसित किया है प्रत्यारोपण का। यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कार्निया प्रत्यारोपण, ठीक है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का एक विकल्प जो है वो विकसित किया है। देखिए, ये जो कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन है ना, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, आई थिंक आप लोग को पता भी होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं, कैरेटोप्लास्टी, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? कैरेटोप्लास्टी भी आ जाए ना तो समझ लीजिएगा कार्निया का ही ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं, लिख लीजिए कैरेटोप्लास्टी, ठीक है, कैरेटोप्लास्टी है इसका फुल फॉर्म, अलग दूसरा नाम, इसको इस नाम से भी जानते हैं। कॉर्निया फ्रेंड क्या है? एक तरीके से जो आँखों का एक जो पार्ट होता है कॉर्निया, ठीक है, जिस पर क्या पड़ता है? प्रकाश, जो बाहरी प्रकाश होता है ना, उसी पे पड़ता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के आपको पता चलता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये कॉर्निया ही होता है, कॉर्निया। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसप्लांट जो कार्निया प्रत्यारोपण में क्या होता है कि जो भी, जिसमें कि अगर कोई रोगग्रस्त है या क्षतिग्रस्त जो कार्निया, उसको बदल दिया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड, आपको पता होगा जब हम आई डोनेट करते हैं ना, लोग कहते हैं हमने आंखों का दान किया, तो आंखों के दान में इसी कार्निया को डोनेट किया जाता है। ये भी पूछा है प्रश्न कि आंखों के किस भाग को जो नेत्र दान हम करते हैं उसमें किस भाग को करते हैं फ्रेंड? तो कार्निया को करते हैं। आप लोग को पता होगा, साइंस के जो लोग स्टूडेंट होंगे पता होगा, वैसे भी प्रश्न भी बनता है, क्वेश्चन, ठीक है। शोध दल ने एक नई विधि का उपयोग करके मानव और गोजातीय स्रोतों से निकाले गए कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में खगोल भौतिकविदों के एक दल ने किस नक्षत्र मंत्रालय में 3 सुपरमैसिव होल के दुर्लभ विलय का अवलोकन किया है? शिकारी मंडल, हाइड्रा तारामंडल, टुकिन तारामंडल, हांस तारामंडल। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टुकिन तारामंडल में, जो कि टुकिन तारामंडल इसका आंसर है। और इसके बारे में देखें तो हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी विदों की एक टीम ने 3 सुपरमैसिव कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल के परस्पर विलय होने की दुर्लभ घटना को बताया। ब्लैक होल आपको पता ही होगा, कृष्ण विवर, जहाँ पे प्रकाश का जो है ना
परावर्तन नहीं होता, प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और जब प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होता है। देखिए कोई चीज़ हमें तब दिखती है ना जब किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट, जब हम जो प्रकाश का जब रिफ्लेक्शन होता है ना तभी हमें कोई चीज़ दिखती है। और ब्लैक होल ऐसी जगह है जहाँ पे प्रकाश का रिफ्लेक्शन ही नहीं होता। आप जितना भी इसमें लाइट दिखाओगे तो लाइट जो एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना एब्जॉर्ब, तो वो ब्लैक बिल्कुल दिखता है, काला दिखता है, तो ब्लैक होल की तरह दिखता है, इसलिए उसको ब्लैक होल कहा जाता है। तो ये तीनों ब्लैक होल वास्तव में 3 आकाशगंगा के भाग हैं जो कि टोकिन तारामंडल में स्थित है। ठीक है, इस खोज में देखिए किसने अपना भागीदार मतलब भूमिका निभाई। इस खोज में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट में लगे अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप की अग्रणी भूमिका है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा केसरिया। देखा जाए तो केसरिया बुद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, बिहार में स्थित है केसरिया बुद्ध स्तूप। ये देखते हैं चर्चा में क्यों है। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया बुद्ध स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया, इसीलिए चर्चा में। ध्यान रखिएगा ये वन लाइनर क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, हो सकता है आपके हिस्ट्री से भी संबंधित बन सकते हैं, करंट से जोड़ लो, हो सकता है आपके ऐसे नॉर्मल भी बन सकते हैं। तो केसरिया जो बुद्ध स्तूप है वो बिहार के चंपारण, पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है और इसको जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक जो है वो घोषित किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन असम में, उत्तराखंड में, लद्दाख में, पंजाब में। करेक्ट आंसर इज बी, उत्तराखंड में किया गया है क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन। इसके बारे में देखें तो भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून के चक्राता शहर में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया? चक्राता शहर कहाँ पे है? देहरादून में। देहरादून किसकी राजधानी? उत्तराखंड की। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इस उद्यान में लाइकेन, इस गार्डन में लाइकेन, फर्न और कवक इन्हें सामूहिक रूप से क्रिप्टोगैमिक रूप में जाना जाता है। ठीक है, लाइकेन हो गए, फर्न हो गए और कवक हो गए कि लगभग 50 प्रजातियां पाई जाएंगी। ठीक है, क्रिप्टोगैम के अंतर्गत वो पौधे आते हैं जो किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते। देखिए कुछ लोग जो साइंस के होंगे ना उनको पता होगा, मैं आज साइंस से संबंधित बड़े सारे प्रश्न हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लो, जब हम पादप जगत की बात करते हैं फ्रेंड, पादप जगत की जब हम बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक तो आपका क्रिप्टोगैम, ठीक है, क्रिप्टोगैम, और दूसरा जो होगा आपका फेनरोगैम। ठीक है, फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम का मतलब क्या होता है फ्रेंड? क्रिप्टोगैम एक अर्थ है, क्रिप्टोगैम का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष प्रजनन। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रजनन, इसका ये अर्थ होता है। अर्थात ऐसे पौधे किसी भी प्रजनन संरचना जो बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते हैं, यानी कि ये किसी भी जो ये प्रजनन के लिए जो पौधे कैसे किसके थ्रू प्रजनन करते हैं? वो बीजों के थ्रू, फूल के थ्रू, इन्हीं के माध्यम से वो प्रजनन करते हैं। लेकिन जो क्रिप्टोगैम पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? बीज रहित पौधे होते हैं, सीडलेस पौधे होते हैं। बीज रहित पौधों को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये जो प्रजनन संरचना, जो बीज और फूलों का उत्पादन नहीं करते हैं। वहीं अगर हम बात करें फेनरोगैम तो ये बीज वाले पौधे होते हैं। ठीक है, फेनरोगैम क्या होते हैं? ये बीज वाले पौधे। यहाँ से भी प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो क्रिप्टोगैम पौधे जो होते हैं बीज रहित पौधे होते हैं, जिसमें देख लीजिए जो शैवाल हो गए, लाइकेन हो गए, काई हो गए, फर्न हो गए, बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करते हैं। इसी को क्रिप्टोगैम पौधे कहा जाता है। और क्रिप्टोगैम जो गार्डन बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है? कहाँ पे बनाया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? देहरादून में। देहरादून में कहाँ पे? चक्राता शहर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में सफेद झंडा अभियान चलाया गया? हांगकांग, अफगानिस्तान, मलेशिया, चीन। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया में। देखिए ये कुछ पुराने प्रश्न हैं। ठीक है, ये जब लॉकडाउन था ना उस टाइम के ये प्रश्न है, लेकिन पूछ सकता है। जैसे आपका सफ़ेद झंडा अभियान हो गया, अम्ब्रेला अभियान हो गया, जैसे हांगकांग में अम्ब्रेला अभियान चलाया गया था।
उसी तरह सफ़ेद झंडा अभियान मलेशिया में चलाया गया। देखते हैं क्यों चलाया गया था। तो मलेशिया में निम्न आय वाले कुछ परिवारों द्वारा तथाकथित सफ़ेद झंडा अभियान, जिसे हम #बेंडरापुत्ती मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं, तो #बेंडरापुत्ती मूवमेंट में भाग लेने के रूप में अपने घरों पर सफ़ेद झंडे लगाना शुरू किया था। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? लोगों द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अपनी आर्थिक तंगी के संकट को अवगत कराना। तो जो लॉकडाउन के समय जो परिवार जो था ना, जिन परिवारों के पास जो खाद्य सामग्री की कमी हो गई थी या उन्हें किसी अन्य प्रकार की जो सहायता की आवश्यकता होती थी, तो वो परिवार क्या करते थे, अपने घरों के बाहर ना सफ़ेद झंडे लगा देते थे कि उन्हें एक सफ़ेद झंडे का मतलब उनको सहायता चाहिए था, एक संकेत होता था, एक संकेतक होता था कि अब उन्हें इन चीज़ों की, उनके घर में इस चीज़ की कमी होगी या इन्हें इस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या होता था कि एक तरीके से जो भी वहाँ इस सफ़ेद झंडे को देख करके जो भी उनके पड़ोसी हैं, जो भले आदमी हैं, उनकी सहायता करने के लिए पहुँच जाते थे। ठीक है, तो अपने घरों के बाहर वो सफ़ेद कपड़े लगा देते थे, जिससे लोगों को ये पता चलता था कि हाँ, इस घर में इस चीज़ की आवश्यकता है। यही क्या है? सफ़ेद झंडा अभियान था। ठीक है, जो कि कहाँ पर चलाया गया था? मलेशिया में चलाया गया था। ठीक है, आइए फैक्ट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस है फ्रेंड, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया। देखिए, हम लोगों ने अभी पहले बात किया। भारत 2022 तक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखिए, अभी जो मुक्त व्यापार जो समझौता किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखिए अभी हाल ही में हम लोगों ने यूएई से भी देखा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से भी है इन लोगों से बात, और ऑस्ट्रेलिया से भी बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया से भी व्यापक मुक्त कम्प्रिहेंसिव जो है आपका देखा जाए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत जो है 2022 तक। पहला गुलाबी गेंद वाला महिला डे नाइट, देखिए ये महिला है, पुरुष भी हुआ था, डे नाइट टेस्ट मैच शुरू किया गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, किसके किसके बीच? पहला गुलाबी गेंद वाला महिला डे नाइट टेस्ट मैच जो खेला गया वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। और पुरुषों ने कब खेला था? भारतीय पुरुष टीम ने फ्रेंड 2019 में खेला था। ठीक है, कब? कोलकाता के ईडन गार्डन में। ठीक है, किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ खेला था पहला गुलाबी गेंद वाला टेस्ट मैच। ठीक है, 2019 में ईडन गार्डन कहाँ पे? कोलकाता। ये भी पूछ सकता है ईडन गार्डन कहाँ पे? कोलकाता में। ये जितने भी गार्डन ये होते हैं ना, स्टेडियम वगैरह फ्रेंड, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेडियम चर्चा में रहे थे, कहाँ कहाँ पे कौन से मैच, जो ऐतिहासिक मैच होते हैं, ये सब पूछता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है अहिंसा दिवस। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजस्थान में चल रही ग्रामीण विकास परियोजना के लिए समझौता किया। किससे? नाबार्ड से किया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गुलाब, जिसने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दी, इसका नाम देखिए किसने रखा? पाकिस्तान के द्वारा गुलाब नाम रखा गया। ठीक है, देखिए नाम जो रखते हैं, कौन से देश कौन सा नाम रखा, ये सारी भी चीज़ें पूछा जाता है। तो गुलाब जो भी आया था, जो कि हम लोगों ने आंध्र प्रदेश उड़ीसा तट को काफ़ी प्रभावित किया, वो देखिए वो गुलाब जो नाम रखा गया है वो रखा गया है पाकिस्तान के द्वारा। आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पता चलना चाहिए, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कब इनका उद्भव होता है, कब किस तरह से विकसित होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्था का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? जयपुर में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है ये? केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में बायोकॉम 18 के नए सीईओ चुना गया है। किसे? ज्योति देशपांडे को। हाल ही में सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित करने वाला देश कौन सा बन गया? चीन बन गया। ठीक है, सारे क्रिप्टो करेंसी के जो लेन देन होते थे उनको अवैध घोषित कर दिया चीन ने। ईजी ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ईजी ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। चलिए अब उत्तर प्रदेश स्पेशल देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में अभी देखिए, अभी कुछ और फैक्ट्स बचे हैं वो भी देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में चिन्नौरा प्रजाति धान के लिए पहला जीआई टैग मिला है। किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक है, चिन्नौर प्रजाति के धान को जीआई टैग मिला, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये जब जीआई टैग भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जितने भी अभी तक आपको देखिए, आपको सारी चीज़ें ना पीडीएफ जो है अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से उठाइए और जितने भी जीआई टैग अभी तक है उनको एक पेज पे एक साथ लिख लीजिए। ठीक है,
वहाँ से भी एक प्रश्न पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग के रूप में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो शुभांकर घोषित किया किसे? चाचा चौधरी। कॉमिक बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने तो बहुत पढ़ा था अपने बचपन में। कॉमिक पापा लेके आते थे और मैं एक ही दिन में पढ़ करके हटा देती थी। चंपक, चाचा चौधरी बहुत पसंद था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे ये कैरेक्टर भी चाचा चौधरी। तो ये चाचा चौधरी कॉमिक कैरेक्टर जो है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभांकर था, घोषित किया गया है। एलिट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 5वां संस्करण जो कि 21 से लेकर के 27 अक्टूबर 2021 बीच में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार में। ठीक है, तो एलिट विमेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ये 5वां संस्करण होगा जो कि कहाँ? हरियाणा के हिसार में। अब आ जाइए फैक्ट्स ऑफ द डे। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अधिक एलपीजी उपभोक्ता वाला राज्य बन गया। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, एलपीजी उपभोक्ता वाला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया। सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया फ्रेंड? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो निवेश प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला देश का है ये। प्रदेश के नए चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? अनूप चंद्र पांडे को प्रदेश का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है किस नदी पर? धसान नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे को बनाए जाने की घोषणा की गई कौन से? जो अयोध्या जिले में है। ठीक है, वहीं पे। देखिए फ्रेंड, आज मैंने आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं दिया। मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंट कि मुझे बस कुछ ही लोग आंसर कर रहे हैं। मैं सोची अब उन कुछ लोगों को भी फ्री कर दूं। आप लोग भी क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? मैं भी डेली आऊँगी, ऐसे ही पढ़ा करके चली जाऊँगी, क्योंकि आप लोग एक क्वेश्चन का भी ठीक से आंसर नहीं कर सकते। मैं मतलब पहले मैं 3-4 क्वेश्चन करती थी, अब मैं आकर के एक क्वेश्चन कर रही हूँ, वो भी आप लोग मुझे ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही पढ़ो, मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि जो लोग मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो ना, तो मुझे वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो ऐसी वीडियो। मुझे तो लग रहा है कि कोई बात नहीं है आप लोग के साथ मेहनत करना। मैं उन लोग बेचारे वो जो लोग हैं 2-4 लोग जो हैं जो रेगुलर आंसर करते हैं, अब आप लोग भी आई एम सॉरी कि अब आप लोग भी फ्री हो जाओ। देखो आईपीएल एंजॉय करो, जो कुछ भी आ रहा है उसी को एंजॉय करो। एग्जाम आप लोग को क्रैक नहीं करना है। ठीक है, तो अब मैं भी क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ, आप लोग फ्री ही रहो, एंजॉय करो। चलो फिर अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।